चैप्टर 9 कोनी क्लिफोर्ड से अपनी खुद की घृणा की भावना पर आश्चर्यचकित थी। इसके अलावा उसे लगा कि वह हमेशा से ही उसे नापसंद करती रही है। नफरत नहीं, इसमें कोई जुनून नहीं था, लेकिन एक गहरी शारीरिक नापसंदगी। लगभग उसे ऐसा लगा कि उसने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि वह उसे नापसंद करती थी, एक गुप्त शारीरिक तरह से। लेकिन बेशक उसने उससे वास्तव में इसलिए शादी की थी क्योंकि मानसिक रूप से वो उसे आकर्षित करता था और उसे उत्तेजित करता था। वो किसी तरह से उसे अपना स्वामी, उससे परे लगता था। अब मानसिक उत्तेजना समाप्त हो चुकी थी और वह खत्म हो चुकी थी, और उसे केवल शारीरिक घृणा का एहसास था। यह उसकी गहराई से उसके भीतर उभरी, और उसे एहसास हुआ कि यह कैसे उसके जीवन को खा रही थी। वो खुद को कमज़ोर और पूरी तरह से निराश महसूस कर रही थी। वह चाहती थी कि बाहर से कोई मदद मिले, लेकिन पूरी दुनिया में कोई मदद नहीं थी। समाज भयानक था क्योंकि वह पागल था। सभ्य समाज पागल है। पैसा और तथाकथित प्यार इसके दो महान उन्माद हैं। पैसा बहुत पहले। व्यक्ति इन दो तरीकों से अपने विच्छिन्न पागलपन में खुद को अभिव्यक्त करता है, पैसा और प्यार। माइकेलिस को देखो, उसका जीवन और गतिविधि सिर्फ पागलपन थी। उसका प्यार एक तरह का पागलपन था, और क्लिफोर्ड भी ऐसा ही था। इतनी सारी बातें, इतना सारा लेखन, खुद को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी जंगली जद्दोजहद। यह पागलपन था, और यह और भी बदतर होता जा रहा था, वाकई पागलपन। कोनी को डर से घबराहट महसूस हुई, लेकिन कम से कम क्लिफोर्ड अपनी पकड़ उससे हटाकर मिसेज बोल्टन पर ले जा रहा था। उसे यह पता नहीं था, कई पागल लोगों की तरह उसकी पागलपन की माप उन चीज़ों से हो सकती है जिनके बारे में उसे अपनी चेतना में विशाल रेगिस्तानी इलाकों के बारे में पता नहीं था। श्रीमती बोल्टन कई मायनों में सराहनीय थीं, लेकिन उनमें एक अजीब तरह की दबंगई थी, अपनी इच्छा पर अंतहीन जोर देना, जो आधुनिक महिला में पागलपन के लक्षणों में से एक है। उन्हें लगता था कि वह पूरी तरह से अधीन हैं और दूसरों के लिए जी रही हैं। क्लिफोर्ड ने उन्हें आकर्षित किया क्योंकि वह हमेशा, या अक्सर, उनकी इच्छा को निराश करता था, जैसे कि एक सूक्ष्म वृत्ति द्वारा। उसके पास खुद को मुखर करने की एक सूक्ष्म इच्छा थी। यह उसके लिए उसका आकर्षण था। शायद कोनी के लिए भी यही उसका आकर्षण था। आज का दिन बहुत अच्छा है, मिसेज बोल्टन अपनी स्नेह भरी, प्रेरक आवाज में कहती। मुझे लगता है कि आज आपको अपनी कुर्सी पर थोड़ा दौड़ना अच्छा लगेगा, सूरज बहुत प्यारा है। हाँ, क्या तुम मुझे वह किताब दोगे, वह पीली किताब? और मुझे लगता है कि मैं उन जलकुंभी को बाहर निकलवा दूंगा। वे इतने सुंदर क्यों हैं? उसने यह ध्वनि के साथ इसका उच्चारण किया, ब्यूटीफुल। और खुशबू तो बस कमाल की है। उन्होंने कहा, मुझे इसकी खुशबू से आपत्ति है। ये थोड़ी शोकपूर्ण है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? उसने आश्चर्य से कहा, बस थोड़ा सा नाराज, लेकिन प्रभावित। और वह जलकुंभी को कमरे से बाहर ले गई, उसकी उच्च सावधानी से प्रभावित होकर। क्या मैं आज सुबह तुम्हारे बाल काट दूं, या तुम खुद ही कर लोगे? हमेशा वही कोमल, स्नेहिल, आज्ञाकारी, फिर भी नियंत्रित करने वाली आवाज। मुझे नहीं पता, क्या तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करने में कोई आपत्ति है? जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो फोन कर दूंगा। बहुत बढ़िया, सर क्लिफोर्ड। उसने बहुत ही नर्म और विनम्र भाव से उत्तर दिया, चुपचाप पीछे हट गई। लेकिन हर बार उसे ठुकराए जाने पर उसके अंदर इच्छाशक्ति की नई ऊर्जा जमा हो जाती थी। कुछ समय बाद जब वह फोन करता तो वह तुरंत प्रकट हो जाती और फिर वह कहता, मुझे लगता है कि आप आज सुबह ही मेरा मुंडन कर दें। उसके हृदय में थोड़ी सी उत्तेजना हुई और उसने अधिक कोमलता से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, सर क्लिफोर्ड। वह बहुत ही निपुण थी, उसका स्पर्श कोमल और धीमा था, थोड़ा धीमा। पहले तो उसे अपने चेहरे पर उसकी उंगलियों का असीम कोमल स्पर्श नापसंद था, लेकिन अब उसे यह पसंद आने लगा, बढ़ती कामुकता के साथ। वो उसे लगभग हर दिन दाढ़ी बनाने देता था, उसका चेहरा उसके पास, उसकी आंखें इतनी एकाग्र, देखती हुई कि वह इसे ठीक से करती है। और धीरे धीरे उसकी उंगलियां उसके गालों और होंठों, उसके जबड़े और ठोड़ी और गले को पूरी तरह से पहचान गईं।
वो अच्छी तरह से खिलाया पिलाया और अच्छा व्यवहार करने वाला था। उसका चेहरा और गला काफी सुंदर था और वह एक सज्जन व्यक्ति था। वो भी सुंदर थी, गोरी, उसका चेहरा लंबा और बिल्कुल स्थिर था। उसकी आंखें चमकीली थीं, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा रही थीं। धीरे धीरे, असीम कोमलता के साथ, लगभग प्यार से, वो उसका गला पकड़ रही थी और वो उसके आगे झुक रहा था। अब वो उसके लिए लगभग सब कुछ करती थी और वो उसके साथ घर जैसा महसूस करता था। कॉनी की तुलना में उसके नीच कामों को स्वीकार करने में कम शर्मिंदगी महसूस करता था। उसे संभालना अच्छा लगता था। उसे उसका शरीर अपने नियंत्रण में रखना बहुत पसंद था, बिल्कुल आखिरी नीच कामों तक। उसने एक दिन कॉनी से कहा, जब आप उनके नीचे आते हैं तो सभी पुरुष बच्चे होते हैं। क्यों? मैंने टेविशॉल के गड्ढे में कभी भी सबसे कठिन ग्राहकों को संभाला है। लेकिन उन्हें कुछ भी होने दे ताकि आपको उनके लिए कुछ करना पड़े, और वे बच्चे हैं, बस बड़े बच्चे। ओह, पुरुषों में बहुत अंतर नहीं है। पहले तो श्रीमती बोल्टन को लगा कि सर क्लिफोर्ड जैसे सज्जन व्यक्ति में वाकई कुछ अलग होता है, एक सच्चे सज्जन व्यक्ति में। इसलिए क्लिफोर्ड ने उनसे अच्छी शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे, जब वो उनके बारे में गहराई से जानने लगी, तो उन्होंने पाया कि वो बाकी लोगों की तरह ही था, एक बच्चा जो कि एक पुरुष के अनुपात में बड़ा हो गया था, लेकिन एक अजीबोगरीब स्वभाव वाला बच्चा, एक बढ़िया व्यवहार और अपने नियंत्रण में शक्ति, और सभी तरह के अजीब ज्ञान जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिसके साथ वह अभी भी उन्हें धमका सकता था। कोनी को कभी कभी उससे ये कहने का मन करता था, भगवान के लिए, उस औरत के हाथों में इतनी बुरी तरह मत फंसो। लेकिन उसे लगा कि आगे चलकर वह उसके लिए इतनी परवाह नहीं करती कि वह ये बात कह सके। शाम को 10 बजे तक साथ साथ बिताना उनकी आदत थी। फिर वे बातें करते, साथ साथ पढ़ते या उसकी पांडुलिपि पर विचार करते। लेकिन अब वह रोमांच खत्म हो चुका था। वह उसकी पांडुलिपियों से ऊब चुकी थी, लेकिन फिर भी वह कर्तव्यनिष्ठा से उसे टाइप करके भेजती थी। लेकिन समय के साथ श्रीमती बोल्टन ये भी करने लगी, क्योंकि कोनी ने श्रीमती बोल्टन को सुझाव दिया था कि उन्हें टाइपराइटर का उपयोग करना सीखना चाहिए। और श्रीमती बोल्टन, जो हमेशा तैयार रहती थी, ने तुरंत शुरू कर दिया था और लगन से अभ्यास किया था। इसलिए अब क्लिफोर्ड कभी कभी उन्हें एक पत्र लिखवाता था और वो उसे धीरे धीरे लेकिन सही ढंग से लिखती थी। और वह बहुत धैर्यवान था, उसके लिए कठिन शब्दों की वर्तनी या कभी कभी फ्रेंच में वाक्यांशों की वर्तनी। वो इतनी रोमांचित थी, उसे निर्देश देना लगभग एक खुशी थी। अब कोनी कभी कभी रात के खाने के बाद अपने कमरे में जाने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाती थी। शायद श्रीमती बोल्टन आपके साथ पिकेट खेलेंगी, उसने क्लिफोर्ड से कहा। ओह, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, प्रिय। लेकिन जैसे ही वह चली गई, उसने मिसेज बोल्टन को बुलाया और उनसे पिकेट या बेजिक या शतरंज खेलने के लिए कहा। उसने उसे ये सारे खेल सिखाए थे, और कोनी को मिसेज बोल्टन को देखकर अजीब तरह से आपत्ति हुई, जो एक छोटी लड़की की तरह लाल और कांप रही थी, अपनी रानी या अपने घोड़े को अनिश्चित उंगलियों से छू रही थी, फिर वापस खींच रही थी। और क्लिफोर्ड, आधे अधूरे श्रेष्ठता के साथ हल्के से मुस्कुराते हुए, उससे कह रहा था, तुम्हें जा अदौबे कहना होगा। उसने चमकती, चौंकती आंखों से उसकी ओर देखा, फिर शर्मीले, आज्ञाकारी ढंग से बुदबुदाया, जा अदौबे। हाँ, वो उसे शिक्षित कर रहा था, और उसे इसमें मजा आया, इससे उसे शक्ति का एहसास हुआ। और वह रोमांचित थी। वह धीरे धीरे उन सभी चीज़ों पर कब्जा कर रही थी जो कुलीन वर्ग जानता था, वह सब जो उन्हें उच्च वर्ग बनाता था, पैसे के अलावा। यह उसे रोमांचित करता था, और साथ ही, वो उसे वहां अपने साथ रखने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह उसके लिए एक सूक्ष्म गहरी चापलूसी थी, उसका असली रोमांच। कोनी को क्लिफोर्ड अपने असली रंग में दिखाई दे रहा था, थोड़ा असभ्य, थोड़ा सामान्य और प्रेरणाहीन, बल्कि मोटा। आईवी बोल्टन की चालें और विनम्र दबंगई भी बहुत स्पष्ट थी, लेकिन कोनी को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि क्लिफोर्ड से महिला को कितना वास्तविक रोमांच मिलता था। ये कहना कि वह उससे प्यार करती थी, गलत होगा।
वो उच्च वर्ग के एक व्यक्ति, इस शीर्षक वाले सज्जन, इस लेखक के साथ अपने संपर्क से रोमांचित थी जो किताबें और कविताएं लिख सकता था और जिसकी तस्वीर सचित्र समाचार पत्रों में छपती थी। वह एक अजीब जुनून से रोमांचित थी और उसे शिक्षित करने से उसके अंदर उत्तेजना और प्रतिक्रिया का एक ऐसा जुनून पैदा हुआ जो किसी भी प्रेम संबंध से कहीं अधिक गहरा हो सकता था। सच में, ये तथ्य कि कोई प्रेम संबंध नहीं हो सकता था, उसे इस दूसरे जुनून, जानने के अजीब जुनून, जैसा कि वह जानता था, के साथ अपनी हड्डियों तक रोमांचित होने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह महिला किसी तरह से उससे प्यार करती थी। प्यार शब्द को हम चाहे जो भी बल दें। वह बहुत सुंदर और बहुत जवान दिखती थी और उसकी भूरी आंखें कभी कभी अद्भुत लगती थीं। साथ ही उसके बारे में एक छिपी हुई कोमल संतुष्टि थी, यहाँ तक कि जीत की और निजी संतुष्टि की। उफ, वो निजी संतुष्टि! कोनी को इससे कितनी नफरत थी। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि क्लिफोर्ड उस महिला के जाल में फंस गया। वो उससे बहुत प्यार करती थी, अपने जिद्दी अंदाज में, और खुद को पूरी तरह से उसकी सेवा में समर्पित कर दिया ताकि वह उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके। कोई आश्चर्य नहीं कि वह खुश था। कोनी ने दोनों के बीच लंबी बातचीत सुनी, या यूं कहें कि यह ज्यादातर मिसेज बोल्टन की बातें थीं। उन्होंने टेवरशॉल गांव के बारे में गपशप की धारा उसके सामने खोल दी थी। ये गपशप से कहीं बढ़कर थी। यह मिसेज गैस्केल, जॉर्ज एलियट और मिस मिटफोर्ड तीनों एक साथ थीं, और बहुत कुछ जो इन महिलाओं ने छोड़ दिया। एक बार शुरू होने पर मिसेज बोल्टन लोगों के जीवन के बारे में किसी भी किताब से बेहतर थीं। वह उन सभी को इतनी गहराई से जानती थीं और उनके सभी मामलों में एक अजीबोगरीब, ज्वलंत उत्साह था। उनकी बातें सुनना अद्भुत था, भले ही थोड़ा अपमानजनक हो। पहले तो उन्होंने क्लिफोर्ड से टेवरशॉल के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी, जैसा कि वह इसे कहती थीं। लेकिन एक बार शुरू होने के बाद ये जारी रहा। क्लिफोर्ड सामग्री के लिए सुन रहा था और उसे यह बहुत मिल गया। कोनी को एहसास हुआ कि उसकी तथाकथित प्रतिभा बस यही थी, व्यक्तिगत गपशप के लिए एक स्पष्ट प्रतिभा, चतुर और जाहिर तौर पर अलग। बेशक मिसेज बोल्टन जब टेवरशॉल के बारे में बात करती थीं, तो बहुत गर्मजोशी से पेश आती थीं। वास्तव में वह बहक गई थी, और यह अद्भुत था जो चीजें घटित हुई और जिसके बारे में वह जानती थी। वह दर्जनों खंडों तक भाग जाती। कोनी उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन बाद में हमेशा थोड़ी शर्मिंदा होती। उसे इस अजीबोगरीब पागल जिज्ञासा से नहीं सुनना चाहिए था। आखिरकार कोई दूसरे लोगों के सबसे निजी मामलों को सुन सकता है, लेकिन केवल संघर्षरत पस्त चीज के प्रति सम्मान की भावना से, जो कि कोई भी मानव आत्मा है, और ठीक विवेकपूर्ण सहानुभूति की भावना से, क्योंकि व्यंग्य भी सहानुभूति का एक रूप है। ये हमारी सहानुभूति के प्रवाह और प्रतिक्षेप का तरीका है जो वास्तव में हमारे जीवन को निर्धारित करता है। और यहाँ उपन्यास का बहुत बड़ा महत्व है, जिसे ठीक से संभाला गया है। ये हमारी सहानुभूति चेतना के प्रवाह को सूचित और नई जगहों पर ले जा सकता है, और यह हमारी सहानुभूति को मृत हो चुकी चीज़ों से दूर ले जा सकता है। इसलिए उपन्यास, जिसे ठीक से संभाला गया है, जीवन के सबसे गुप्त स्थानों को प्रकट कर सकता है, क्योंकि यह जीवन के भावुक गुप्त स्थानों में है। सबसे ऊपर संवेदनशील जागरूकता के ज्वार को कम और बहने, साफ और ताज़ा करने की आवश्यकता है। लेकिन उपन्यास गपशप की तरह झूठी सहानुभूति और प्रतिक्षेप भी जगा सकता है, जो मन को यांत्रिक और मृत कर देता है। उपन्यास सबसे भ्रष्ट भावनाओं का महिमामंडन कर सकता है, जब तक कि वे पारंपरिक रूप से शुद्ध हों। फिर उपन्यास गपशप की तरह अंततः दुष्ट बन जाता है, और गपशप की तरह और भी अधिक दुष्ट, क्योंकि यह हमेशा स्पष्ट रूप से स्वर्गदूतों की तरफ होता है। श्रीमती बोल्टन की गपशप हमेशा स्वर्गदूतों की तरफ होती थी, और वह इतना बुरा आदमी था और वह इतनी अच्छी महिला थी। जबकि जैसा कि कौनी श्रीमती बोल्टन की गपशप से भी देख सकती थी, महिला केवल चापलूस किस्म की थी और आदमी गुस्से में ईमानदार था। लेकिन क्रोधित ईमानदारी ने उसे बुरा आदमी बना दिया, और चापलूसी ने उसे
अच्छी महिला बना दिया श्रीमती बोल्टन द्वारा सहानुभूति के दुष्ट पारंपरिक चैनलिंग में। इस कारण से गपशप अपमानजनक थी और इसी कारण से अधिकांश उपन्यास, विशेष रूप से लोकप्रिय उपन्यास, भी अपमानजनक हैं। जनता अब केवल अपनी बुराइयों की अपील पर ही प्रतिक्रिया देती है। फिर भी श्रीमती बोल्टन की बातचीत से टेवशॉल गांव की एक नई झलक मिलती है। यह एक भयानक, बदसूरत जीवन का उबलता हुआ ढेर लग रहा था। ये बिल्कुल भी वैसा सपाट नीरस नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। क्लिफोर्ड बेशक उल्लेख किए गए अधिकांश लोगों को देखकर जानता था, कोनी केवल 1 या 2 लोगों को जानती थी। लेकिन यह वास्तव में एक अंग्रेजी गांव की तुलना में मध्य अफ्रीकी जंगल जैसा लग रहा था। मुझे लगता है कि आपने सुना होगा कि मिस ऑल्सॉप की पिछले हफ्ते शादी हुई थी। क्या आप कभी ऐसा करेंगे? मिस ऑल्सॉप, बूढ़े जेम्स की बेटी, बूट और जूते वाली ऑल्सॉप। आप जानते हैं कि उन्होंने पाइक्रॉफ्ट में एक घर बनाया था। पिछले साल गिरने से बूढ़े की मौत हो गई। वो 83 साल का था और एक लड़के की तरह फुर्तीला था। और फिर वह बेस्टवुड हिल पर फिसल गया, एक स्लाइड पर, जैसा कि लड़कों ने पिछली सर्दियों में किया था, और उसकी जांघ टूट गई और उसने उसे खत्म कर दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी, ये शर्म की बात थी। खैर, उसने अपना सारा पैसा टैटी को दे दिया, लड़कों के लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। और टैटी, मुझे पता है, 5 साल की है। हाँ, वह पिछली शरद ऋतु में 53 साल की थी। और आप जानते हैं कि वे ऐसे चैपल के लोग थे, मेरे शब्द। उसने 30 साल तक संडे स्कूल में पढ़ाया, जब तक कि उसके पिता की मृत्यु नहीं हो गई। और फिर वो किनब्रुक के एक आदमी के साथ संबंध बनाने लगी। मुझे नहीं पता कि आप उसे जानते हैं या नहीं, लाल नाक वाला एक बूढ़ा आदमी, बल्कि सुंदर, विलकॉक हैरिस के वुडयार्ड में काम करता है। वैसे वह 65 साल का है, अगर वह एक दिन का है। फिर भी आप उन्हें युवा कबूतरों का जोड़ा देखकर सोचेंगे, उन्हें एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले और गेट पर चुंबन करते हुए। हाँ, और वो पाइक्रॉफ्ट रोड पर बे विंडो में उसके घुटने पर बैठी थी, जिसे कोई भी देख सकता था। और उसके 40 से अधिक उम्र के बेटे हैं। उसने अपनी पत्नी को 2 साल पहले ही खो दिया था। अगर बूढ़ा जेम्स ऑल्सॉप अपनी कब्र से नहीं उठा है, तो इसका कारण यह है कि कोई उठ नहीं सकता, क्योंकि उसने उसे बहुत सख्त रखा था। अब वे शादी कर चुके हैं और किनब्रुक में रहने चले गए हैं, और वे कहते हैं कि वह सुबह से रात तक ड्रेसिंग गाउन में घूमती है। एक वास्तविक दृश्य। मुझे यकीन है कि यह भयानक है, जिस तरह से बूढ़े लोग चलते हैं। वे युवा लोगों की तुलना में बहुत खराब हैं, और ये दृश्य अधिक घृणित है। मैं खुद ही इस बात को चित्रों पर छोड़ देता हूँ, लेकिन आप उन्हें दूर नहीं रख सकते। मैं हमेशा कहता था, अच्छी शिक्षाप्रद फिल्में देखने जाएं, लेकिन भलाई के लिए इन मेलोड्रामा और प्रेम फिल्मों से दूर रहें। वैसे भी बच्चों को दूर रखें। लेकिन आप देखिए, बड़े लोग बच्चों से भी बदतर हैं, और बड़े लोग तो सबसे आगे हैं। नैतिकता की बात करो, किसी को कोई परवाह नहीं है। लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, और मुझे कहना चाहिए कि इससे वे बहुत बेहतर हैं। लेकिन आजकल उन्हें अपनी सींग खींचनी पड़ रही है। अब गड्ढे इतने खराब चल रहे हैं, और उनके पास पैसे नहीं हैं। और वे जो बड़बड़ाते हैं, वह भयानक है, खासकर महिलाएं। पुरुष इतने अच्छे और धैर्यवान हैं, वे क्या कर सकते हैं, बेचारे। लेकिन महिलाएं, ओह, वे चलती रहती हैं। वे जाती हैं और दिखावा करती हैं, राजकुमारी मैरी के लिए शादी के उपहार के लिए योगदान देती हैं, और फिर जब वे सभी शानदार चीजें देखती हैं, तो वे बस बड़बड़ाती हैं, वो कौन है, किसी और से बेहतर। स्वान और एडगर मुझे 6 देने के बजाय एक फर कोट क्यों नहीं देते? काश मैंने अपने 10 शिलिंग रख लिए होते। वो मुझे क्या देने जा रही है, मुझे जानना चाहिए। यहाँ मैं एक नया स्प्रिंग कोट नहीं खरीद सकता। मेरे पिताजी इतने खराब काम कर रहे हैं, और वह वैन लोड लाती है। अब समय आ गया है कि गरीब लोगों के पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे हों। अमीर लोगों के पास ये सब काफी समय तक रहे। मुझे नया स्प्रिंग कोट चाहिए, मुझे चाहिए, और मैं इसे कहाँ से लाऊंगा? मैं उनसे कहता हूँ, शुक्र मनाओ कि तुम्हें अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा मिल रहा है, बिना उन सभी नए कपड़ों के जो तुम्हें चाहिए। और वे मुझ पर झपट पड़े,
राजकुमारी मैरी को अपने पुराने फटे पुराने कपड़ों में घूमने का शुक्र क्यों नहीं है, और उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके जैसे ही लोगों को वैन भर सामान मिलता है और मुझे नया स्प्रिंग कोट नहीं मिल सकता। यह बहुत शर्म की बात है। राजकुमारी के बारे में बकवास। ये पैसे की बात है, और क्योंकि उसके पास बहुत सारा है, इसलिए वे उसे और देते हैं। कोई मुझे कुछ नहीं दे रहा है और मुझे भी उतना ही हक है जितना किसी और को। मुझसे शिक्षा के बारे में बात मत करो। ये पैसे की बात है। मुझे नया स्प्रिंग कोट चाहिए, मुझे चाहिए, और मुझे यह नहीं मिलेगा क्योंकि पैसे नहीं हैं। उन्हें बस कपड़ों की ही परवाह है। वे सर्दियों के कोट के लिए 7 या 8 गिनी देने में कोई गुरेज नहीं करते। कॉलियर की बेटियों के लिए ध्यान रहे, और बच्चों की गर्मियों की टोपी के लिए 2 गिनी। और फिर वे अपनी 2 गिनी वाली टोपी में प्रिमिटिव चैपल जाते हैं। लड़कियां मेरे दिनों में 3 और 6 पैसे वाली टोपी पर गर्व करती थीं। मैंने सुना है कि इस साल प्रिमिटिव मेथोडिस्ट की सालगिरह पर, जब उन्होंने संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक मंच बनाया जो लगभग छत तक जाता हुआ एक ग्रैंडस्टैंड जैसा था, मैंने मिस थॉम्पसन को सुना, जो संडे स्कूल में लड़कियों की पहली कक्षा की छात्रा हैं, कहती हैं कि उस मंच पर नए संडे कपड़ों में 1000 पाउंड से ज्यादा होंगे। और समय अपने आप में ही है, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं सकते। वे कपड़ों के लिए पागल हैं, और लड़के भी वही हैं। लड़के हर पैसा खुद पर खर्च करते हैं। कपड़े, धूम्रपान, माइनर्स वेलफेयर में शराब पीना, हफ्ते में 2 या 3 बार शेफील्ड जाना। क्यों? यह एक अलग दुनिया है, और वे किसी चीज से नहीं डरते, और वे किसी चीज का सम्मान नहीं करते। युवा ऐसा नहीं करते। बूढ़े आदमी वास्तव में इतने धैर्यवान और अच्छे होते हैं। वे महिलाओं को सब कुछ लेने देते हैं, और यही इसका परिणाम है। महिलाएं सकारात्मक शैतान हैं, लेकिन लड़के अपने पिता की तरह नहीं हैं। वे कुछ भी त्याग नहीं कर रहे हैं, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, वे सब अपने लिए हैं। यदि आप उनसे कहते हैं कि उन्हें घर के लिए थोड़ा बहुत बचाना चाहिए, तो वे कहते हैं, ये रहेगा, मैं जब तक कर सकता हूँ तब तक इसका आनंद लूंगा, कोई और रखेगा। ओह, वे कठोर और स्वार्थी हैं। अगर आप चाहें तो सब कुछ बूढ़े आदमियों पर पड़ता है, और यह हर तरफ से बुरा दृष्टिकोण है। क्लिफोर्ड को अपने गांव के बारे में एक नया विचार आने लगा। ये जगह हमेशा उसे डराती थी, लेकिन वह इसे कमोबेश स्थिर मानता था। अब उन्होंने पूछा, क्या लोगों में समाजवाद, बोल्शेविज्म बहुत है? ओह, श्रीमती बोल्टन ने कहा, आपने कुछ बड़बोले लोगों को सुना है, लेकिन वे ज्यादातर महिलाएं हैं जो कर्ज में डूबी हुई हैं। पुरुष इस पर कोई ध्यान नहीं देते। मुझे नहीं लगता कि आप हमारे टेविशॉल के लोगों को कभी भी लाल बना पाएंगे। वे इसके लिए बहुत सभ्य हैं, लेकिन युवा लोग कभी कभी बकवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें वास्तव में इसकी परवाह है। उन्हें बस अपनी जेब में थोड़े पैसे चाहिए, जिसे वे कल्याण में खर्च कर सके या शेफील्ड घूमने जा सकें। उन्हें बस यही परवाह है। जब उनके पास पैसे नहीं होते, तो वे लाल लोगों की बकवास सुनते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। तो आपको लगता है कि कोई खतरा नहीं है? अरे नहीं, अगर व्यापार अच्छा होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हालात लंबे समय तक खराब रहे तो युवा लोग अजीबोगरीब हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वे स्वार्थी, बिगड़े हुए लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे कभी कुछ करेंगे। वे कभी किसी चीज के बारे में गंभीर नहीं होते, सिवाय मोटर बाइक पर दिखावा करने और शेफील्ड में पैलेस डे डांस में नाचने के। आप उन्हें गंभीर नहीं बना सकते। गंभीर लोग शाम के कपड़े पहनते हैं और बहुत सारी लड़कियों के सामने दिखावा करने और इन नए चार्ल्सटन और न जाने क्या क्या नाचने के लिए पैली में चले जाते हैं। मुझे यकीन है कि कभी कभी बस शाम के सूट पहने युवा लोगों से भरी होगी। कॉलियर लड़के पैली के लिए जा रहे हैं, उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जो अपनी लड़कियों के साथ मोटर या मोटर बाइक पर गए हैं। वे किसी भी चीज के बारे में गंभीरता से नहीं सोचते, डोनकास्टर रेस और डर्बी को छोड़कर, क्योंकि वे सभी हर रेस पर दांव लगाते हैं। और फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल भी अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, बिल्कुल भी नहीं। वे कहते हैं कि यह बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है। नहीं,
वे शनिवार की दोपहर को शेफील्ड या नॉटिंघम के लिए मोटरबाइक पर निकल जाना पसंद करेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर वे क्या करते हैं? ओह, इधर उधर घूमो फिरो और मिकाडो जैसी किसी बढ़िया चाय की दुकान पर चाय पियो और किसी लड़की के साथ पल्ली या पिक्चर्स या एम्पायर जाओ। लड़कियां लड़कों जितनी ही आज़ाद हैं। वे वही करती हैं जो उन्हें पसंद है। और जब उनके पास इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं होते तो वे क्या करते हैं? ऐसा लगता है कि वे किसी तरह इसे समझ जाते हैं और फिर वे गंदी बातें करने लगते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बोल्शेविज्म को कैसे समझ पाएंगे जब सभी लड़के सिर्फ मौज मस्ती के लिए पैसा चाहते हैं और लड़कियां भी वही चाहती हैं, अच्छे कपड़े, और उन्हें किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। उनके पास समाजवादी होने के लिए दिमाग नहीं है। उनके पास किसी भी चीज़ को गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त गंभीरता नहीं है और वे कभी नहीं लेंगे। कोनी ने सोचा, निचली कक्षाएं बाकी सभी वर्गों की तरह ही लगती हैं। बस वही सब, टेवरशाल या मेफेयर या केंसिंगटन। आजकल सिर्फ एक ही वर्ग है, मनी बॉय। मनी बॉय और मनी गर्ल, सिर्फ इतना फर्क है कि आपको कितना मिला और आपको कितना चाहिए। श्रीमती बोल्टन के प्रभाव में क्लिफोर्ड ने खदानों में नई रुचि लेना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि वो खदानों का हिस्सा है। उसमें एक नए तरह का आत्मविश्वास पैदा हुआ। आखिरकार वह टेवरशाल में असली बॉस था, वह वास्तव में खदानों का मालिक था। ये शक्ति का एक नया एहसास था जिसे वह अब तक डर के मारे टालता रहा था। टेवरशाल खदानें कम होती जा रही थीं। केवल 2 कोयला खदानें थीं, टेवरशाल और न्यू लंदन। टेवरशाल कभी एक प्रसिद्ध खदान थी और उसने खूब पैसा कमाया था। लेकिन इसके सबसे अच्छे दिन खत्म हो चुके थे। न्यू लंदन कभी बहुत समृद्ध नहीं था और आम दिनों में ये ठीक ठाक चलता था। लेकिन अब समय खराब था और न्यू लंदन जैसी खदानें ही बची रह गईं। टेवरशाल के बहुत से लोग स्टैक्स गेट और व्हाइटओवर चले गए हैं, श्रीमती बोल्टन ने कहा। आपने स्टैक्स गेट पर युद्ध के बाद खोले गए नए कारखाने नहीं देखे हैं, है न, सर क्लिफोर्ड? ओह, आपको एक दिन अवश्य जाना चाहिए, वे बिल्कुल नए हैं। खदान के मुहाने पर बहुत बड़ा रासायनिक कारखाना, कोयला खदान जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। वे कहते हैं कि उन्हें कोयले से ज्यादा रासायनिक उत्पादों से पैसे मिलते हैं, मैं भूल गई कि वह क्या है। और पुरुषों के लिए भव्य नए घर, सुंदर हवेली। बेशक इसने पूरे देश से बहुत से लोगों को आकर्षित किया है। लेकिन टेवरशाल के बहुत से लोग वहां गए और अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे अपने लोगों से बहुत बेहतर। वे कहते हैं कि टेवरशाल का काम पूरा हो गया है, बस कुछ और साल बाकी हैं और इसे बंद करना होगा। और न्यू लंदन सबसे पहले बंद हो जाएगा। मेरी बात, क्या यह मज़ेदार नहीं होगा जब टेवरशाल खदान काम नहीं करेगी? हड़ताल के दौरान तो ये काफ़ी बुरा है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर यह हमेशा के लिए बंद हो जाता है तो ये दुनिया के अंत जैसा होगा। जब मैं लड़की थी तब भी ये देश का सबसे अच्छा गड्ढा था और अगर कोई आदमी यहाँ आ पाता तो खुद को भाग्यशाली समझता था। ओह, टेवरशाल में कुछ पैसे कमाए गए हैं और अब लोग कहते हैं कि यह एक डूबता हुआ जहाज है और अब समय आ गया है कि सभी लोग बाहर निकल जाएं। क्या ये भयानक नहीं लगता? लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जो तब तक नहीं जाएंगे जब तक उन्हें ऐसा करना न पड़े। उन्हें ये नई नई खदानें, इतनी गहराई और उन्हें चलाने के लिए सभी मशीनें पसंद नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग बस उन लोहे के आदमियों से डरते हैं, जैसा कि वे उन्हें कहते हैं, कोयला काटने वाली वे मशीनें, जहां पहले हमेशा आदमी ही काम करते थे। और वे कहते हैं कि यह बेकार भी है। लेकिन जो बर्बाद होता है वह मजदूरी और बहुत कुछ के रूप में बच जाता है। ऐसा लगता है कि जल्द ही धरती पर आदमियों का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, सब मशीनें ही रह जाएंगी। लेकिन वे कहते हैं कि जब उन्हें पुराने स्टॉकिंग फ्रेम छोड़ने पड़े तो लोगों ने यही कहा था। मुझे 1 या 2 बातें याद हैं, लेकिन मेरी बात है, जितनी ज्यादा मशीनें उतने ज्यादा लोग, ऐसा ही लगता है। वे कहते हैं कि आप टेवरशाल कोयले से वही रसायन नहीं निकाल सकते जो आप स्टैक्स गेट से निकाल सकते हैं, और यह मज़ेदार है, वे 3 मील दूर नहीं हैं। लेकिन वे ऐसा कहते हैं। लेकिन हर कोई कहता है कि यह शर्म की बात है कि कुछ शुरू नहीं किया जा सकता,
ताकि पुरुषों को थोड़ा बेहतर तरीके से काम करने दिया जा सके और लड़कियों को काम पर रखा जा सके। सभी लड़कियां हर दिन शेफील्ड जाती हैं। मेरी बात है, अगर टेवशॉल कोलियरीज को फिर से जीवन मिलता है तो ये बात करने लायक होगी, जब हर कोई कह रहा है कि वे खत्म हो चुके हैं और एक डूबता हुआ जहाज है और पुरुषों को उन्हें ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे चूहे डूबते जहाज को छोड़ देते हैं। लेकिन लोग इतनी बातें करते हैं। बेशक युद्ध के दौरान उछाल आया था, जब सर जेफरी ने खुद का ट्रस्ट बनाया और किसी तरह हमेशा के लिए पैसे सुरक्षित कर लिए। ऐसा वे कहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि अब स्वामी और मालिक भी इससे बहुत कुछ नहीं पाते। आप शायद ही इस पर यकीन कर पाएं, है न? मैं हमेशा यही सोचती थी कि गड्ढे हमेशा के लिए चलते रहेंगे। जब मैं लड़की थी तो कौन सोचता था, लेकिन न्यू इंग्लैंड बंद हो गया और कोलविक वुड भी बंद हो गया। हाँ, उस कॉपियों से गुजरना और पेड़ों के बीच वीरान खड़ी कोलविक वुड को देखना और खदान के मुहाने पर झाड़ियां उगना और लाल जंग लगी लाइनें देखना वाकई डरावना है। यह मौत की तरह है, एक मृत कोयला खदान। क्यों? अगर टेवरशाल बंद हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ये सोचना भी बेकार है। हमेशा से ही यहाँ भीड़ रही है, हड़तालों को छोड़कर, और तब भी पंखे के पहिए खड़े नहीं होते, सिवाय तब जब वे टिट्टुओं को ऊपर लाते हैं। मुझे यकीन है कि यह एक अजीब दुनिया है। आपको नहीं पता कि आप साल दर साल कहाँ हैं। आप वाकई नहीं जानते। श्रीमती बोल्टन की बात ने क्लिफोर्ड में नई जंग शुरू कर दी। जैसा कि उन्होंने बताया, उसकी आय सुरक्षित थी, उसके पिता के भरोसे से, भले ही वह बहुत बड़ी न हो। गड्ढों से उसे कोई सरोकार नहीं था। वह दूसरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, साहित्य और प्रसिद्धि की दुनिया, लोकप्रिय दुनिया, कामकाजी दुनिया नहीं। अब उसे लोकप्रिय सफलता और काम की सफलता के बीच का अंतर समझ में आ गया, आनंद की जनता और काम की जनता। वह एक निजी व्यक्ति के रूप में आनंद की जनता के लिए अपनी कहानियों के जरिए खाना बना रहा था, और वह समझ गया था। लेकिन आनंद की जनता के नीचे काम की जनता थी, जो गंभीर, गंदी और बल्कि भयानक थी। उन्हें भी अपने प्रदाता चाहिए थे, और यह काम बहुत ज्यादा गंभीर था, आनंद की जनता की तुलना में काम की जनता के लिए खाना बनाना। जब वह अपनी कहानियां लिख रहा था और दुनिया में आगे बढ़ रहा था, टेवरशाल दीवार की ओर जा रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि सफलता की कुतिया देवी की दो मुख्य भूखें थीं, एक चापलूसी, प्रशंसा, सहलाना और गुदगुदी करना, जैसे लेखक और कलाकार उसे देते थे, लेकिन दूसरी मांस और हड्डियों की तीव्र भूख। और कुतिया देवी के लिए मांस और हड्डियां उन लोगों द्वारा प्रदान की जाती थीं जो उद्योग में पैसा कमाते थे। हाँ, कुतिया देवी के लिए कुत्तों के दो बड़े समूह झगड़ रहे थे, चापलूसों का समूह, जो उसे मनोरंजन, कहानियां, फिल्में, नाटक पेश करते थे, और दूसरा, बहुत कम दिखावटी, बहुत ज्यादा जंगली नस्ल का, जो उसे मांस देता था, जो पैसे का असली सार था। मनोरंजन के सजे धजे दिखावटी कुत्ते कुतिया देवी के पक्ष में आपस में झगड़ते और गुर्राते थे। लेकिन ये सब उस खामोश मौत की लड़ाई के सामने कुछ भी नहीं था जो अपरिहार्य लोगों, हड्डी लाने वालों के बीच चल रही थी। लेकिन श्रीमती बोल्टन के प्रभाव में क्लिफोर्ड को इस दूसरी लड़ाई में शामिल होने का प्रलोभन दिया गया, ताकि औद्योगिक उत्पादन के क्रूर तरीकों से कुतिया देवी को पकड़ा जा सके। किसी तरह उसने अपना लिंग ऊपर उठाया। एक तरह से श्रीमती बोल्टन ने उसे एक ऐसा इंसान बनाया जैसा कोनी ने कभी नहीं बनाया। कोनी ने उसे अलग रखा और उसे अपने और अपनी स्थितियों के प्रति संवेदनशील और सचेत बनाया। श्रीमती बोल्टन ने उसे केवल बाहरी चीजों के प्रति जागरूक किया। अंदर से वह लुगदी की तरह नरम पड़ने लगा, लेकिन बाहरी तौर पर वह प्रभावशाली होने लगा। उसने एक बार फिर खदानों में जाने के लिए खुद को तैयार किया, और जब वह वहां पहुंचा तो वह एक टब में नीचे गया और टब में ही उसे बाहर खींचकर काम पर ले जाया गया। युद्ध से पहले उसने जो कुछ सीखा था और जो पूरी तरह से भूल गया था, वह अब उसे याद आ गया। वह वहां एक टब में अपंग होकर बैठा था। भूमिगत प्रबंधक उसे शक्तिशाली मशाल से सीन दिखा रहा था, और उसने बहुत कम कहा, लेकिन उसका दिमाग काम करने लगा।
उन्होंने कोयला खनन उद्योग पर अपने तकनीकी कार्यों को फिर से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन किया और उन्होंने कोयला और शेल के खनन और रसायन विज्ञान पर नवीनतम चीजों को ध्यान से पढ़ा जो जर्मन में लिखी गई थीं। बेशक सबसे मूल्यवान खोजों को यथासंभव गुप्त रखा गया था, लेकिन एक बार जब आपने कोयला खनन के क्षेत्र में एक तरह का शोध शुरू किया, विधियों और साधनों का अध्ययन, उप उत्पादों और कोयले की रासायनिक संभावनाओं का अध्ययन किया, तो यह आधुनिक तकनीकी दिमाग की सरलता और लगभग अलौकिक चतुराई को देखकर चकित हो गया, जैसे कि वास्तव में शैतान ने ही उद्योग के तकनीकी वैज्ञानिकों को शैतान की बुद्धि उधार दी हो। ये कला, साहित्य, बेचारे भावुक अधम बुद्धि से कहीं अधिक दिलचस्प था, उद्योग का ये तकनीकी विज्ञान। इस क्षेत्र में लोग देवताओं या राक्षसों की तरह थे, जो खोजों के लिए प्रेरित थे और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस गतिविधि में लोग किसी भी मानसिक उम्र से परे थे, लेकिन क्लिफोर्ड को पता था कि जब भावनात्मक और मानवीय जीवन की बात आती है, तो ये स्वनिर्मित पुरुष लगभग 13 वर्ष की मानसिक आयु के कमजोर लड़के थे। यह विसंगति बहुत बड़ी और भयावह थी, लेकिन ऐसा होने दो। भावनात्मक और मानवीय मन में मनुष्य को सामान्य मूर्खता की ओर बढ़ने दो। क्लिफोर्ड को इसकी परवाह नहीं थी। ये सब छोड़ दो। वह आधुनिक कोयला खनन की तकनीकी बातों में और टैवरशाल को गड्ढे से बाहर निकालने में रुचि रखता था। वह दिन ब दिन खदान में जाता रहा, अध्ययन करता रहा। उसने जनरल मैनेजर, ओवरहेड मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर और इंजीनियरों को ऐसी चक्की में डाला जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शक्ति। उसने महसूस किया कि उसके अंदर शक्ति का एक नया भाव बह रहा है। इन सभी लोगों पर, सैकड़ों कोलियरों पर शक्ति। वह खोज रहा था और वह चीजों को अपनी पकड़ में ले रहा था, और वह सचमुच पुनर्जन्म लेता हुआ प्रतीत हुआ। अब उसमें जीवन आ गया। वह धीरे धीरे मर रहा था, कोनी के साथ, कलाकार और सचेतन प्राणी के एकांत निजी जीवन में। अब वह सब जाने दो, उसे सोने दो। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि जीवन कोयले से, खदान से निकलकर उसके अंदर घुस रहा है। कोयला खदान की बासी हवा उसके लिए ऑक्सीजन से बेहतर थी। इससे उसे शक्ति का एहसास हुआ। वह कुछ कर रहा था और वह कुछ करने जा रहा था। वह जीतने जा रहा था अपनी कहानियों, मात्र प्रचार, ऊर्जा और द्वेष की पूरी तरह से कमी के बीच नहीं, बल्कि एक आदमी की जीत। पहले तो उन्होंने सोचा कि इसका समाधान बिजली में है, कोयले को बिजली में बदल दिया जाए। फिर एक नया विचार आया। जर्मनों ने एक नई लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया जिसमें सेल्फ फीडर था, जिसके लिए फायरमैन की जरूरत नहीं थी, और इसे एक नए ईंधन से भरा जाना था जो विशेष परिस्थितियों में बहुत अधिक गर्मी में कम मात्रा में जलता था। क्लिफोर्ड को सबसे पहले एक ऐसे नए संकेंद्रित ईंधन के विचार ने आकर्षित किया जो बहुत तेज गर्मी में बहुत धीमी गति से जलता हो। ऐसे ईंधन के जलने के पीछे कोई बाहरी प्रेरणा होनी चाहिए, न कि केवल हवा की आपूर्ति। उसने प्रयोग करना शुरू किया और एक चतुर युवक को मदद के लिए बुलाया, जो रसायन विज्ञान में बहुत प्रतिभाशाली साबित हुआ था, और उसे जीत का एहसास हुआ। आखिरकार वह खुद से बाहर निकल आया था। उसने खुद से बाहर निकलने की अपनी जीवन भर की गुप्त इच्छा को पूरा कर लिया था। कला ने उसके लिए ऐसा नहीं किया था। कला ने उसे और भी बदतर बना दिया था। लेकिन अब उसने ऐसा कर दिया था। उसे नहीं पता था कि मिसेज बोल्टन उसके पीछे कितनी थीं। उसे नहीं पता था कि वो उन पर कितना निर्भर था। लेकिन इन सब के बावजूद ये स्पष्ट था कि जब वो उनके साथ होता था तो उसकी आवाज़ में सहजता की लय आ जाती थी, लगभग थोड़ी सी अश्लीलता। कोनी के साथ वह थोड़ा कठोर था। उसे लगता था कि वह उसका सब कुछ ऋणी है, और वह उसे अत्यंत सम्मान और लिहाज दिखाता था, जब तक कि वह उसे केवल बाहरी सम्मान देती थी। लेकिन ये स्पष्ट था कि वह उससे गुप्त रूप से डरता था। उसके अंदर के नए अकेलीज में एक एड़ी थी, और इस एड़ी में वह महिला, कोनी जैसी महिला, उसकी पत्नी, उसे घातक रूप से अपंग कर सकती थी। वह उसके प्रति एक निश्चित अर्ध आज्ञाकारी भय में था और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। लेकिन जब वो उससे बात करता था तो उसकी आवाज़ थोड़ी तनावपूर्ण होती थी
और जब भी वह मौजूद होती थी तो वह चुप रहने लगता था। जब वह श्रीमती बोल्टन के साथ अकेला होता था, तभी वह वास्तव में खुद को एक स्वामी और मालिक महसूस करता था, और उसकी आवाज़ उसके साथ लगभग उतनी ही सहजता और वाचालता से चलती थी जितनी कि उसकी आवाज़ चल सकती थी, और वह उसे अपने बाल मुंडवाने या अपने पूरे शरीर को स्पंज से साफ करने देता था, मानो वह कोई बच्चा हो, वास्तव में मानो वह कोई बच्चा हो।